मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा तो फर्म बिजनेस नहीं करे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक रैशनल फर्म का बिहेवियर देख रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सप्लाई नहीं करोगे। तो प्रॉफिट मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू सी टोटल आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। टोटल रेवेन्यू टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर आप दो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बी। इसको अगर आप मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, सम ऑफ पी इंटू क्यू। तो ये आपका क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू टोटल सेल्स, हर फर्म का क्या होता है आपका, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, माइनस आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट। अब देखिए टोटल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। टोटल कॉस्ट किस चीज़ की होती है, टोटल कॉस्ट होती है आपके पास रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जितने भी रिसोर्सेज यूज होते हैं, उन तमाम रिसोर्सेज की कॉस्ट को क्या कहा जाता है, टोटल कॉस्ट। अब देखिए एक फर्म का प्रोडक्शन बिहेवियर क्या होता है, हमने सर्कल फ्लो डायग्राम के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था कि जो बिजनेस होता है वो बिजनेस करता है क्या है, बिजनेस इनपुट्स को परचेज करता है। इनपुट्स को परचेज करने का मतलब क्या है, फर्म लेबर्स को हायर करेगा, कैपिटल मशीनरी परचेज करेगा, लैंड रेंट पे लेगा, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स करेगा, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो जितनी भी चीज़ें फर्म परचेज कर रहा होता है, वो सारी सारी क्या होती हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर रहा होता है। प्रोडक्शन में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करता है, उसकी कॉस्ट को क्या कहा जाता है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, देखें इकोनॉमिक के अंदर कॉस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक को कहा जाता है अकाउंटिंग कॉस्ट, और एक क्या होती है आपकी, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर अकाउंटिंग की डिफरेंट होती है, इकोनॉमिक की डिफरेंट होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट भी अकाउंटेंट का प्रॉफिट डिफरेंट होगा, और अकाउंटेंट की इकोनॉमिक का प्रॉफिट क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो अकाउंटेंट का प्रॉफिट होगा उसमें हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग टोटल कॉस्ट। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा वो क्या होगा आपका, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। अब देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी कॉस्ट ज़्यादा होती है, कौन सी कॉस्ट कम होती है, और किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अकाउंटिंग कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए या इकोनॉमिक कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, और ये इकोनॉमिक कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है या अकाउंटिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो आपके पास क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम अकाउंटिंग एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए देखें, ये जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट कहा जाता है। वही जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, अकाउंटिंग कॉस्ट के मुकाबले में ज़्यादा होगी। अकाउंटिंग कॉस्ट तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो इकोनॉमिक कॉस्ट में भी आ रही है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट। वाई का आंसर क्या है, क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसके अंदर एक्सप्लिसिट के साथ, यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट भी आ रही है, उसके साथ प्लस क्या चीज़ है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा शो हो रहा होता है, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा होता है वो क्या शो हो रहा होता है, वो कम शो हो रहा होता है। ठीक है, अब देखें, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट है क्या और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, टोटल मॉनेटरी पेमेंट ऑफ अ फर्म। एक फर्म जितनी भी स्पेंडिंग करती है, जितने भी खर्चे कर रही होती है, एक फर्म जो स्पेंडिंग करती है वो किसके लिए करती है, वो प्रोडक्शन के लिए करती है। और प्रोडक्शन का मतलब आपके पास क्या है, कि फर्म रिसोर्सेज को परचेज कर रही है, तो फर्म लेबर को हायर करेगी तो लेबर को क्या पे करेगी, वेजेस पे करेगी, है ना। फर्म अगर कैपिटल परचेज करेगी बोरिंग से, तो
कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है, आपकी प्राइस क्या होती है, इंटरेस्ट। फर्म ने अगर लैंड या शॉप या कोई अपार्टमेंट या कोई ऑफिस लिया हुआ है तो क्या पे कर रही होगी, रेंट पे कर रही होगी, है ना। इसी तरह फर्म यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स पे करती है। यूटिलिटी एक्सपेंडिचर मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर्स मींस एक फर्म के पास जितने भी व्हीकल्स हैं उन व्हीकल में जो फ्यूल आपके पास आ रहा है, उन व्हीकल की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट, ये सब किस में आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसके अलावा एक फर्म के पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं, कंप्यूटर्स हैं, अदर एसेसरीज हैं, जितना भी फर्नीचर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपने लेटर हेड पे फर्म क्या कर रही होती है, परचेज कर रही होती है। फर्म जितनी भी मॉनेटरी पेमेंट्स कर रही होती है वो सब किस में आते हैं, वो सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आते हैं। तो एक फर्म में जो अकाउंटेंट होता है वो अकाउंटेंट क्या करता है, जितनी भी पेमेंट्स होती है उन तमाम पेमेंट्स को क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन एंड परचेज फ्रॉम अदर सप्लायर्स। एक फर्म अदर सप्लायर से जितनी भी परचेजिंग करती है, जितने भी रिसोर्सेज परचेज करती है, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, आपके पास अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन एंड परचेज फ्रॉम अदर सप्लायर्स। तो अदर सप्लायर से जितनी भी चीज़ें फर्म परचेज करती है उन तमाम की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एक अकाउंटेंट किसी भी पेमेंट को इग्नोर नहीं करता है जो फर्म ने मेक की होती है। तो ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स बाय फर्म टू परचेज रिसोर्सेज, ये क्या होती है, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में तो सब कुछ आ गया, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, ये अब अपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन, है ना, परचेज फ्रॉम अदर सप्लायर। तो अदर सप्लायर से जितने भी हम चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं, जो वर्क होता है, वर्क फर्म कहाँ से परचेज करता है, लेबर से परचेज करता है। लेबर एक अलग सप्लायर्स है, ठीक है। मशीनरी किससे परचेज कर रहा होता है, किसी दूसरी फर्म से मशीनरी परचेज कर रहा होता है। लैंड किससे ले रहा होता है, किसी दूसरे सप्लायर से ले रहा होता है। यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स, इलेक्ट्रिसिटी किससे लेता है, के वालों से। गैस किससे ले रहा होता है, सुई नॉर्दर्न गैस वालों से। वाटर किससे ले रहा होता है, केएमसी वालों से। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन कहीं और से एक्सपेंडिचर ले रहा होता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज टोटल मॉनेटरी पेमेंट्स बाय फर्म टू परचेज रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल एंड अदर रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा, ठीक है। और ये सब चीज़ हम परचेज किससे कर रहे होते हैं, अदर सप्लायर से। तो ये होगी आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट की तरफ आते हैं। Implicit cost is cost of resources used in production but not परचेज, यानी कि वो तमाम रिसोर्सेज जिनको हमने प्रोडक्शन के अंदर यूज किया है लेकिन उसकी हमने पेमेंट नहीं की है, वो क्या होते हैं आपके पास, वो आपके पास होते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि हम पेमेंट नहीं कर रहे लेकिन उसकी कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। देखिए वो कौन से होते रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम प्रोडक्शन में यूज तो कर रहे हैं लेकिन हम उसकी पेमेंट्स नहीं कर रहे। वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं सेल्फ ऑन रिसोर्सेज। सेल्फ ऑन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो ऑनर होता है वो अपने जो रिसोर्सेज यूज करता है जिसकी वो पेमेंट चार्ज नहीं करता, वो सब क्या होते हैं आपके पास, वो सेल्फ ऑन रिसोर्सेज होते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। देखें, आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप एज अ ऑनर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जिस तरह आपने अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज लिखी होंगी इस तरह आपने अपनी सैलरी भी क्या की होगी, आपने राइट डाउन की होगी। तो आप मंथ एंड पे अपनी सैलरी भी क्या करते हो, फर्म के अकाउंट से क्या करते हो, विड्रॉ करते हो। आपकी सैलरी को कौन नोट कर रहा होता है, अकाउंटेंट नोट कर रहा होता है। तो आपकी जो सैलरी होगी वो क्या है, वो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ना। लेकिन आपकी ऑफिस की टाइमिंग्स 9 to 5 है। अब 5 बज के बाद अगर किसी एम्प्लॉय को आप अपने ऑफिस में रुकने का कहोगे तो वो एम्प्लॉय आपसे क्या डिमांड करेगा, वो एम्प्लॉय डिमांड करेगा एक्स्ट्रा चार्जेस। हर एडिशनल आवर के क्या करेगा, आपसे पैसे डिमांड करेगा। लेकिन आप बहुत मरतबा क्या होगा, आप रात भर ऑफिस में काम करते रहोगे लेकिन आपको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जो आपकी 9 to 5 सैलरीज है। अब एडिशनल जो वर्क आप सप्लाई कर रहे हो एज अ ऑनर, अगर ऑनर नहीं होते, आप अगर एम्प्लॉय होते तो आप एडिशनल आर के क्या करते हैं, पैसे डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑनर होता है वो क्या करता है, वो संडे को भी आता है, ऑफ डेज में भी क्या करता है, हॉलीडेज में भी, पब्लिक हॉलीडेज में भी अपने ऑफिस के अंदर जॉब कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, लेकिन उससे कुछ डिमांड नहीं करता।
तो वो जो रिसोर्सेस हैं उसकी कॉस्ट अकाउंटेंट इग्नोर करता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट उसे यूज करता है एज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन बट नॉट परचेज। देखिए इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपने कहा कि मुझे अभी ऑफिस परचेज नहीं करना है। आपने अपने घर के एक कमरे को ऑफिस बना दिया। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को रेंट तो नहीं दे रहे ना। अब जो आपका अकाउंटेंट होगा वो आपकी जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर रेंट को जीरो कंसिडर करेगा, क्योंकि आप पे ही नहीं करोगे। लेकिन जो आपका इकोनॉमिस्ट होगा वो रेंट काउंट करेगा। मार्केट के अंदर ऑफिस के जो रेंट है उस रेंट के हिसाब से वो क्या करेगा, एज ए इम्प्लिसिट कॉस्ट रेंट को क्या करेगा आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर शामिल करेगा एज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन बट नॉट परचेज। अब देखें पाकिस्तान में आप एग्रीकल्चर को आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जैसे ही आपके पास फसल तैयार होती है तो जो फार्मर होता है वो क्या करता है, अपने रिश्तेदारों को बुला लेता है, अपने भतीजों को बुला लिया, अपने दूसरे भाइयों को बुला लिया और वो क्या करता है, मेरी हेल्प करो। और जब वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं तो उससे कुछ पेमेंट थोड़ी कर रहा होता है। अगर वहाँ पे अकाउंटेंट होता तो वो कोई कॉस्ट को काउंट ही नहीं करता, लेकिन इकोनॉमिस्ट कॉस्ट को काउंट करता, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर वो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, वो एफर्ट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी फर्म के अंदर सिर्फ जो सेल्फ ऑन रिसोर्सेज होते हैं उसकी पेमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑनर अपने एडिशनल वर्क की पेमेंट क्या कर रहा होता है, चार्ज नहीं करता। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में वो टाइम भी आ जाता है जो आप एडिशनल दे रहे होते हैं। उसके अलावा इम्प्लिसिट कॉस्ट में वो पीआर भी आ जाती है। पीआर मतलब आपकी जान पहचान अच्छी है, उसकी वजह से आपके बहुत सारे काम हो गए। ठीक है, अगर आपकी पीआर नहीं होती तो उसको काम को करने के लिए आपने क्या करना होता, पेमेंट करना होता। तो आपकी पीआर की जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिस्ट एड करेगा एज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट, लेकिन जो अकाउंटेंट होगा वो उसे एड नहीं करेगा। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन एंड परचेज फ्रॉम अदर सप्लायर्स। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन बट नॉट परचेज। और किन चीज़ों की हम पेमेंट नहीं करते वो क्या होते हैं? सेल्फ ऑन रिसोर्सेज। तो जो सेल्फ ऑन रिसोर्सेज की जो कॉस्ट होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो इकोनॉमिस्ट होता है वो एक्सप्लिसिट फैक्टर को भी देखता है और इम्प्लिसिट फैक्टर्स को भी देख रहा होता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब जो प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। और जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस ओनली अकाउंटिंग कॉस्ट। तो आप देखें किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना हो तो अगर आपने कॉस्टिंग की है किसी अकाउंटेंट के थ्रू तो आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग की है किसी इकोनॉमिस्ट ने तो आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट होता है उस प्रोजेक्ट के किसी भी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करता। हर चीज़ की कॉस्ट क्या कर रहा होता है उसे वो नोट डाउन कर रहा होता है। अब आप पाकिस्तान के अंदर कंपैरिजन करें जो हैवी जो आपके पास मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम मेट्रो बसेस के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर चार बड़े आपके पास क्या है, मेट्रो बसेस के प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा है? रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो। दूसरा आपके पास कौन सा है? मुल्तान। और तीसरा कौन सा आपके पास? केपीके के अंदर जो बीआरटी आपके पास क्या है, मेट्रो बस है। चौथा कौन सा आपके पास? जो कराची के अंदर मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। कराची वाला तो प्रोडिसाइज हो गया है। अगर इसको हम इग्नोर करें, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को हम कंसिडर करें तो देखें जो लाहौर जो आपका इस्लामाबाद पिंडी वाला प्रोजेक्ट था वो टाइमली कंप्लीट हो गया। जो प्रोजेक्ट आपका मुल्तान का था वो भी टाइमली कंप्लीट हो गया। अब जो केपीके वाला प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें शुरू में 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया था ना, तो 1 साल जैसे कंप्लीट हुआ उन्होंने कहा कि अब ये काम तो हुआ ही नहीं है, अब हमें ज़्यादा फंड चाहिए। अब उन्होंने दोबारा कॉस्टिंग की। जब 6 महीने गुजर गए फिर उनका नहीं, अब ये वाला काम पूरा नहीं हुआ, हमें दोबारा क्या करना चाहिए, दोबारा हमें फंड्स चाहिए। अब फंड चाहिए का मतलब क्या है कि आपने कॉस्टिंग सही नहीं की थी। आप कॉस्टिंग सही करने के लिए आप क्या करोगे, नए सिरे से आप दोबारा आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, उन डॉक्यूमेंटेशन को आप असेंबली में लेकर जाओगे, असेंबली उस बिल को पास करेगी, फिर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, फिर आप उस पर काम करोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका डिले होगा, डिले होगा और डिले होगा। तो कॉस्टिंग किसी भी प्रोजेक्ट का क्या होता है, इंपॉर्टेंट इशू होता है। अगर आपने कॉस्टिंग सही की है तो प्रोजेक्ट आपका क्या होगा,
कंप्लीट होगा। तो जब भी कॉस्टिंग की जाती है तो उस वक्त इकोनॉमिक कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, अकाउंटिंग कॉस्ट को नहीं देखा जाता। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हर एस्पेक्ट को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। एक्सप्लिसिट फैक्टर्स को भी देखा जाता है और इम्प्लिसिट फैक्टर्स को भी देखा जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट इज बेस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब देखिए, अब व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बेस्ट फॉरगॉन प्राइस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ये इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। जब भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे होते हैं उसके अंदर हम इम्प्लिसिट फैक्टर्स को भी देखते हैं और इम्प्लिसिट फैक्टर्स को भी देखते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी क्या होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारी जो कॉस्टिंग होती है वो किस बेसिस पर होती है, वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बेसिस पर होती है। यानी कि हमने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एग्जांपल दी थी, आप कराची के अंदर जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए, अब आपको ऑफर आती है लाहौर से, लाहौर में आपको ऑफर आती है किस चीज़ की, 3 लाख रुपए की ऑफर आती है। तो जब आप देखोगे कि तो आप कितना अमाउंट फॉरगॉन कर रहे हो, अब एज अकाउंटेंट देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि आप कितने सेक्रीफाइस कर रहे हो कराची की जॉब को छोड़ के लाहौर में जाने। यानी 3 लाख की जॉब आपको मिल रही है तो आप सेक्रीफाइस कितना कर रहे हो, 2 लाख रुपए सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो लाहौर वाली जॉब आप करोगे तो कराची में जो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं वो अब आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो 2 लाख रुपए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ये कौन सी कॉस्ट है, ये आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट है। लेकिन एक्चुअल जब आप डिसीजन लोगे सिर्फ आप एक्सप्लिसिट फैक्टर को नहीं देखोगे, आप ये भी देखोगे कि आप कराची छोड़ के जब लाहौर जाओगे तो लाहौर में आपने अपना पूरा सेटअप बनाना होगा, आप अपना घर बनाना होगा। घर बनाने के बाद आपके बच्चों की जो एजुकेशन होगी, आपके जो फैमिली मेम्बर्स उनसे आपको मिलना होगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर आपका घर कराची में तो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए वीकली आपको दोबारा आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी रूटीन लाइफ का मतलब क्या है कि आप पार्क जाते हो, आप दूसरी एक्टिविटीज़ करते हो, फ्रेंड्स से आप मिलते हो, तो इन तमाम एक्टिविटीज़ लाहौर जाने के बाद इनकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इम्प्लिसिट फैक्टर्स क्या होंगे कि आप उन तमाम चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, उस तमाम टाइम पीरियड को भी क्या करेंगे, हम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आप डिसीजन लाहौर वाला लोगे नहीं लोगे, अकॉर्डिंग कॉस्ट से तो आप लाहौर वाले लोगे, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट की तरफ जब आप आओगे तो आपकी जो फॉरगॉन प्राइस है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो आपकी ज़्यादा आएगी। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मुझे ये 2 लाख ज़्यादा मुझे सूट कर रहे होते हैं। अगर मैं 3 लाख वाली में जाऊंगा तो मेरी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सारी क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी। उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए मुझे 3-4 लाख रुपए अलग से क्या करने पड़ेंगे, स्पेंड करने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फॉरगॉन कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी देखते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी देखते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपकी क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी किसका है, इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखें, जब भी हम कॉस्ट को पढ़ते हैं तो कॉस्ट में एक और कॉस्ट होती है, उसे कहा जाता है संक कॉस्ट। जब हम फर्म की कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं तो ये कॉस्ट क्या होती है आपकी, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है, अच्छा इस कोई क्वेश्चन आपने करना है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। यस, किसी की समझ में नहीं आया हो तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आप क्वेश्चन करें। ठीक है, क्लियर है इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखिए संक कॉस्ट हम डिस्कस करते हैं। संक कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट इज कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। जिस कॉस्ट को हम रिकवर ना कर सकें उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है, संक कॉस्ट। देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आप मूवी थिएटर में चले गए मूवी मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो आपने टिकट लिया, एट्रियम में आप चले गए, 1000 का आपने टिकट लिया। आपने कहा कि ये कोई आपके पास इंग्लिश मूवी लगी हुई है और आपने 1000 का टिकट ले लिया और आप थिएटर में बैठ गए, ठीक है। मूवी की टाइमिंग क्या है, 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स के लिए आपने 1000 आपने स्पेंड किए। आप जैसे ही आप मूवी में आप बैठे तो आपने देखा कि ये तो आपके पास आपको पसंद ही नहीं आई मूवी। आप 5 मिनट के बाद आप थिएटर से बाहर आ गए। अब थिएटर से बाहर आ गए कि आप 1000 आप क्लेम कर सकते हो, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये 1000 आपके पास क्या हो गए, संक कॉस्ट, ठीक है। तो संक कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है।
दूसरी एग्जाम्पल संक कॉस्ट की क्या है, जैसे आपने हायर एजुकेशन, आपने हाई स्कूल आपने कंप्लीट किया, तो यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन के लिए आपके पास आया तो आपके पास सिलेक्शन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। आपने कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा, किसी ने एनआईडी में अप्लाई किया होगा, किसी ने डाउ में अप्लाई किया होगा, किसी ने आईबीएम में अप्लाई किया होगा। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसमें आपके 5-6 हज़ार रुपये चले जाते हैं। आप उस यूनिवर्सिटी का ब्रोशर आप परचेज़ करते हो, कैटलॉग परचेज़ करते हो। आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने टेस्ट देना होता है, आपने इंटरव्यू देना होता है, आप टाइम पीरियड आप क्या करते हो, फिट करते हो। ठीक है। लेट्स सपोज आपने एनडी में एडमिशन के अप्लाई किया, आपके 5-6 हज़ार रुपये लग गए। ठीक है। अब आपका एडमिशन हो गया तो वो कॉस्ट क्या होगी, वो आपकी तो फिक्स कॉस्ट हो गई। लेकिन आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप क्या वो 6,000 रिकवर कर सकते हो? रिकवर नहीं कर सकते, तो वो कॉस्ट आपकी क्या हो गई, सम कॉस्ट। इसी तरह फर्म अपनी प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे टारगेट्स बनाता है, बहुत सारी प्लानिंग करता है। अगर वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई तो वो प्लानिंग की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो तो फिक्स कॉस्ट हो गई। लेकिन वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल्स अचीव नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉस्ट आपकी क्या हो गई, सम कॉस्ट। ठीक है। आपने एक मशीनरी परचेज कर लिया, और मशीनरी को परचेज करने के बाद जब आपने उस पर काम शुरू किया तो आपको पता चला कि ये मशीन तो आउटडेटेड है। जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो इस मशीन से वो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अब इस मशीन की जो कॉस्ट होगी वो आपके लिए क्या हो गई, सम कॉस्ट। क्योंकि इस मशीन को यूज़ करके अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो मार्केट के अंदर इसे कोई परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि इस मशीन से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका डिज़ाइन, उसका फैशन ही नहीं, कोई परचेज ही नहीं कर रहा। मार्केट में जो लोग परचेज कर रहे हैं वो आपके पास वो एडवांस फैशन की प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो आपने जिस तरह आप कंप्यूटर परचेज करते हो तो कहा जाता है ना, फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप है, सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन। जिस तरह आप मोबाइल परचेज करते हो तो आपसे 5 साल पहले जो मोबाइल आते थे उसकी रैम क्या होती थी, 1 MB रैम होती थी ना। 1 GB आपकी क्या होती थी, रैम होती, 1 MB की आपकी रैम होती थी। ठीक है। अब आपके पास क्या है कि 3 साल पहले 1 GB था, 2 GB था, अब आपके 8 GB मोबाइल आपके हाथों के अंदर है। ठीक है। अब अगर आप आउटडेटेड मशीनरी से आप बना रहे हो तो जो मोबाइल आप बनाओगे वो क्या होगा, आपके पास वो MB रैम वाले मोबाइल होंगे। अब MB रैम वाले मोबाइल आप अगर मार्केट में सेल करने जाओगे, इवन आजकल 1 GB के जो रैम के मोबाइल होते हैं वो कोई परचेज नहीं करता। क्यों नहीं परचेज करता? क्योंकि 1 GB का रैम का जो मोबाइल होता है उससे आप जब ब्राउजिंग करने जाते हो तो आपकी ब्राउजिंग फास्ट नहीं होती। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं वो आप 1 GB रैम वाले मोबाइल से वो ओपन ही नहीं होते। इस तरह आप पिक्चर्स लेते हो तो 1 GB का रैम का मोबाइल होगा तो आप 4-5 पिक्चर्स आपने लिए, मोबाइल आपका क्या हो गया, हैंग हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 4 GB रैम वाला मोबाइल है या 8 GB वाला है तो आप जितना भी फास्ट आप सर्चिंग करोगे, ब्राउजिंग करोगे, जितने भी जो लेटेस्ट गेम्स हैं उनको आप डाउनलोड करोगे तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है। तो sunk cost is cost that cannot be recovered. Explicit cost is cost of resources used in production and purchased from other suppliers. Implicit cost is cost of resources used in production but not purchased. Explicit cost is cost of self-owned resources. According cost is explicit cost and economic cost is explicit plus implicit cost. इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे होते हैं एक्सप्लिसिट फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं और इम्प्लिसिट फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है। एंड सम कॉस्ट इज कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। यस।